गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड। बीए पार्ट सेकंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये टॉपिक न केवल आपके विश्वविद्यालय में अपितु हर कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है राज्यसभा। देखिए ये है राज्यसभा, ठीक है ना। देखिए राज्यसभा का मतलब क्या है? राज्यसभा का मतलब है कि जो भारत है, देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? भारत में संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय व्यवस्था होने के कारण भारत में क्या है? संसदीय व्यवस्था होने के कारण भारत में एक संसद है। और संसद के कितने विभाग हैं? संसद के 3 विभाग हैं। सबसे पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला भाग है लोकसभा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राज्यसभा। तीसरा क्या है? तीसरा है राष्ट्रपति। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? इसे क्या बन जाएगी? संसद। और संसद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 79 में। देखिए ये जो संसद ना, संसद को क्या कहते हैं? संसद को व्यवस्थापिका कहा जाता है। संसद को क्या कहता है? व्यवस्थापिका। भारत में संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं। और संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहले का नाम लोकसभा, दूसरे का नाम राज्यसभा और तीसरे का नाम राष्ट्रपति। यदि प्रश्न ये आ गया कि हमारी संसद के कितने विभाग हैं, तो भाग कितने हैं? 3। प्रश्न ये आ गया कि भारत की संसद के कितने सदन हैं, तो सदन कितने हैं? 2। पहला सदन और दूसरा सदन। देखिए इससे पहले अपन ने ये पढ़ लिया था, ये अपन ने पढ़ लिया था लोकसभा का, अपने व्यापक अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्यसभा। तो आइए बात करते हैं राज्यसभा क्या है। देखिए सबसे पहले अपन बात करें इसकी स्थापना की। भारत में राज्यसभा की स्थापना कब होती है? तो देखिए भारत में राज्यसभा की स्थापना 13 अप्रैल 1952 को क्या हुई थी? राज्यसभा की स्थापना हुई थी। अब देखो राज्यसभा के कई नाम हैं। राज्यसभा के कई नाम हैं। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं, यानी इसको राज्यों का सदन कहा जाता है। इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। इसको विद्वानों का सदन कहा जाता है। और इसको रूढ़िवादी सदन कहा जाता है। यानी इसे राज्यों का सदन, द्वितीय सदन, विद्वानों का सदन और इसे रूढ़िवादी सदन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आप बात कर रहे थे राज्यसभा का पहले नाम क्या था? देखिए पहले इसका नाम था राज्य परिषद। पहले इसका नाम क्या था? राज्य परिषद। और राज्य परिषद तो इसका पहले नाम था, लेकिन आपको ध्यान होगा हमारे संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। और इस महत्वपूर्ण संशोधन के द्वारा ये जो राज्य परिषद ना, राज्य परिषद का नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या है? अब इसका वर्तमान में नाम है राज्यसभा। यानी पहले इसका नाम क्या था? राज्य परिषद। लेकिन हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और इसमें यह कर दिया गया कि जो राज्य परिषद था, राज्य परिषद का नाम बदल के क्या कर दिया? राज्यसभा कर दिया, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आ गया 2 बिंदु। देखिए तो तीसरा जो बिंदु होना, तीसरा जो बिंदु है वो है इसका निर्वाचन। इसका क्या होता है? इसका निर्वाचन। निर्वाचन में देखिए आपने देखा होगा कि राज्यसभा में फिलहाल सीटें कितनी है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है, यानी प्रति 2 वर्ष के बाद में क्या होता है? इनका चुनाव होता है। तो देखिए आपको ध्यान होगा इसका चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष के बाद में। प्रति 2 वर्ष के बाद में क्या होता है? चुनाव होता है। सभी का नहीं होता है, केवल कितने का होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव होता
होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है ना। अब है सदस्य संख्या। अभी वर्तमान में उसकी सदस्य संख्या कितनी है? देखिए सदस्य संख्या की बात करें ना, सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या का मतलब यह है, सदस्य संख्या का मतलब यह है कि संविधान के अनुसार, देखिए संविधान के अनुसार अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 250 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? संविधान के अनुसार 250 होनी चाहिए। जबकि यदि अपन बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 245। अभी वर्तमान में कितनी है? 245। तो 245 यानी कि कुल कितना हो गया? ऐसे 233 और 12, ये तो क्या होंगे? ये तो होंगे निर्वाचित। क्या होंगे? निर्वाचित। और ये क्या होंगे? ये होंगे मनोनीत। भाई ये क्या होंगे? मनोनीत। तो 250 अधिकतम हो सकती है, वर्तमान में 245 है। 233 में क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव को हम क्या बोलेंगे? निर्वाचित। और ये जो 12 सदस्य ना, ये 12 सदस्य कौन होंगे? 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। देखिए इनका जो आधार है ना, मनोनयन का जो आधार है वो थोड़ा अलग है। आधार देखिए कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता, इन 4 आधारों में से, इन 4 में से किसी भी एक आधार पर, इन 4 में से किसी भी एक आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने विशेष प्रगति हासिल की है, ऐसा व्यक्ति जिसने विशेष पहचान स्थापित की है, तो ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भारत की राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। आई बात समझ में? देखिए ये जो मनोनयन का फार्मूला है, ये क्या है? मनोनयन का फार्मूला है। ये फार्मूला कौन से देश से प्रेरित है? ये फार्मूला मूल रूप से आयरलैंड से प्रेरित है। ये फार्मूला कहां से प्रेरित है भाई? ये फार्मूला मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये फार्मूला आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहने का मतलब ये है कि कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, इनमें से किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने विशेष प्रगति हासिल की है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत कौन करेगा? मनोनीत करेगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 80(1) कहता है। आर्टिकल 80(1) कहता है इस आधार पर भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये प्रणाली कहां से प्रभावित है? ये प्रणाली मूल रूप से आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। आई बात समझ में? मनोनयन का फार्मूला समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो निर्वाचन अलग है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में थोड़ा अंतर है। निर्वाचन में क्या है? थोड़ा अंतर है। अपन दोनों ही सदनों का निर्वाचन अध्ययन करेंगे। जैसे एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 545। एक तरफ कौन है? एक तरफ है राज्यसभा। एक तरफ कौन है? राज्यसभा। इसकी सीटें कितनी हैं? इसकी सीटें हैं 245। चुनाव कितने पर होगा? 233। इधर चुनाव कितने पर होगा? इधर चुनाव होगा 593। तो इनका तो क्या होता है? इनका तो सबका एक साथ चुनाव होता है। इन सभी का चुनाव किस प्रकार से होगा? सबका चुनाव एक साथ होता है। जबकि इनका चुनाव एक साथ नहीं होता है। इनका चुनाव, ये जो 233 है ना, 233 सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होगा। इनका चुनाव एक साथ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रति 2 वर्ष के बाद में क्या होगा? निर्वाचन होगा। प्रति 2 वर्ष के बाद में निर्वाचन होगा। और वो भी कितने सदस्यों का? केवल 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा, बाकी सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। आई बात समझ में? अब है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 1/3 सदस्य ना, ये 1/3 सदस्य कौन होंगे? भाई ये होंगे
जिनका कार्यकाल क्या हो गया है, 6 वर्ष हो गया है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया है, यानी इन 233 में से 1/3 सदस्य उनको अलग किया जाएगा। ऐसे 1/3 सदस्य इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। यानी जिनका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया है और उनकी संख्या कितनी है, 1/3 है, अतः ऐसे सदस्यों को घर भेज दिया जाएगा और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन करवाना पड़ेगा। आई बात समझ? यानी 233 का एक साथ चुनाव नहीं होता, प्रति 2 वर्ष के बाद होगा, लेकिन कितनों का होगा, 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा, 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। और ये चुनाव एक व्यक्ति कितने साल तक रहेगा, एक व्यक्ति 6 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अब है आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी से संबंधित है। देखिए अब है भारत की जो राज्यसभा है इसमें कुछ पदाधिकारी होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ पदाधिकारी होते हैं। तो देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी, अपना जो टॉपिक है राज्यसभा के पदाधिकारी। देखिए आपको ध्यान होगा भारत की जो राज्यसभा ना उसकी वर्तमान सीटें कितनी है, 545। 545 तो क्या सीटें हैं, यानी इनका जो फार्मूला है 233 प्लस 12, ये कितना हो गया, 245। अब देखिए ये जो 245 है ना, 245 है, इनमें से एक होगा कौन, सभापति। एक कौन होगा, सभापति। एक कौन होगा, एक होगा तो सभापति, एक सभापति होगा और एक सभापति होगा। यानी ये जो 245 है ना, 245 इनके ऊपर एक सभापति होगा और एक सभापति होगा। देखिए सभापति के बारे में क्या कहा जाता है, सभापति के बारे में कहा जाता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, क्या कहता है, ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आई बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? कहने हम लगे हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और ये बात हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 64, आर्टिकल 89, इन दोनों आर्टिकल में इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं उप सभापति की। ये जो उप सभापति है ना, उप सभापति का जो पद है वो कहां से भरा जाएगा। देखिए आपको ध्यान होगा ये जो 245 है, 245 में से आगे कितने हो गए, 244, इनमें से एक को क्या बना लेंगे, इनमें से एक को उप सभापति बना लेंगे, इनमें से एक को उप सभापति बना लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, एक सभापति और एक उप सभापति, भाई एक सभापति और एक उप सभापति। सभापति तो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये जो 245 है, 245 में से एक क्या बन गया, उप सभापति बन गया। इसका चुनाव कौन सी विधि से, इसका चुनाव साधारण विधि से। इसका चुनाव कौन सी विधि से, साधारण विधि से। साधारण विधि से उपराष्ट्रपति का सॉरी उप सभापति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। साधारण विधि से क्या होता है, निर्वाचन होता है। आई बात समझ में? अब देखिए एक विशेष बात यह है, विशेष बात यह है कि ये जो उप सभापति है ना, उप सभापति का वर्तमान वेतन कितना है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है, 4 लाख रुपए। अभी कितना है, 4 लाख रुपए। लेकिन 4 लाख रुपए ना, देखिए इस उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है, उसे राज्यसभा के सभापति के पद का वेतन दिया जाता है। आई बात समझ में? उपराष्ट्रपति के पद का वेतन कितना है, 0 है। यानी उसको उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं दिया जाता है, उसको केवल जब राज्यसभा का सभापति होता है ना, राज्यसभा के सभापति होता है तो सभापति के नाम का उसको वेतन दिया जाता है। और कितना वेतन, वो दिया जाता है 4 लाख। 4 लाख रुपए उसका वर्तमान क्या है, वेतन है। 4 लाख रुपए उसका क्या है, वर्तमान वेतन है। ठीक है,
अब है आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां हैं जो केवल और केवल भारत की राज्यसभा को प्राप्त है, दूसरे सदन को प्राप्त नहीं है। यानी ऐसी शक्तियां जो केवल भारत की राज्यसभा को प्राप्त है, दूसरे सदन को प्राप्त नहीं है। तो ऐसी शक्तियां कौन सी है? देखिए अपन बात करेंगे राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, अपना जो टॉपिक है राज्यसभा की शक्तियां। देखिए शक्तियों में सबसे पहली शक्ति क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। देखिए चार ऐसी शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास चार ऐसी शक्तियां हैं जो ना तो लोकसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, वो है भारत की राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं राज्यसभा की। तो आर्टिकल 249, हमारे संविधान का आर्टिकल 249 है ना, 249 क्या कहता है? देखिए 249 में बताया गया है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को क्या कर सकती है, किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। यानी किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित ना, ये राष्ट्रीय महत्व का घोषित कितनी, इसका समय कितना होगा, 1 वर्ष होगा। कितना होगा, 1 वर्ष के लिए भारत की राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, अब है आगे बढ़ते हैं जैसे राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। क्या भारत की राज्यसभा ने आज तक ऐसा किया गया? देखिए सवाल उठता है कि क्या भारत की राज्यसभा ने आज तक ऐसा किया क्या? बिल्कुल किया है। अब तक जो पहला जो विधेयक है, सबसे जो पहला कानून कौन सा है जिसमें राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग किया है, उसका नाम है देखिए कारावास एवं जेल विधेयक। ये क्या है, ये विधेयक का नाम है कारावास एवं जेल विधेयक। यानी भारत की राज्यसभा ने आज तक पहली बार इसका क्या किया है, प्रयोग किया है। अब तक एक बार इस विधेयक पर, यानी ये किसका विषय है, ये है राज्यसभा का, फिर राज्य सूची का। और भारत की संसद अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। और आज तक भारत की राज्यसभा ने एक बार ऐसा किया है। ये है पहली शक्ति। अब देखिए बात करते हैं दूसरी शक्ति की, जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, जो केवल और केवल भारत की राज्यसभा को प्राप्त है। देखिए दूसरी का नाम है आर्टिकल 312। देखिए हमारे संविधान का आर्टिकल 312 क्या कहता है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, से नई अखिल भारतीय सेना की स्थापना कर सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, नई अखिल भारतीय सेना की स्थापना की जा सकती है। ठीक है ना। अब देखिए कहने, इसको थोड़ा हटा दें, देखो नई अखिल भारतीय सेना की भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है, कौन करेगा? आर्टिकल 312 में लिखा है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। ठीक है ना। अभी वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? देखिए वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? 3। पहली है
पहली है IAS, दूसरी है IPS, तीसरी है IFS, और इसको कब किया गया था? 1966 में। तो IAS, IFS, IFS, IAS, IPS और IFS, ये तीन क्या है? वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये तीन अभी वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और इन सेवाओं को स्थापना करना, इन सेवाओं के बारे में विचार विमर्श करना, ये सारे अधिकार किसको प्राप्त हैं? ये सारे अधिकार भारत की राज्यसभा को प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो भी अखिल भारतीय सेवा, अब है दो स्थितियां और इसके पास इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपको ध्यान हो, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में। और कितने आधार हैं? 3 आधार। 3 आधार कौन से? युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, और सशस्त्र विद्रोह हो जाए। भाई युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन तीन में से किसी भी एक आधार पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन तीन में से किसी भी एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करेगा। लेकिन इसके लिए क्या मिलना चाहिए? इसके लिए लिखित परामर्श मिलना चाहिए। इसके लिए क्या मिलेगा? लिखित परामर्श। और ये लिखित परामर्श किसका मिलेगा? ये लिखित परामर्श मिलेगा मंत्रिमंडल का। किसका मिलेगा? मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल का क्या मिलेगा? लिखित परामर्श किसको मिलेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या लगाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। यही सिस्टम है। देखिए, अब देखिए लिखित कर दिया। पहले क्या था? पहले 44वां जो संविधान संशोधन 1978 ना, इससे पहले क्या था कि राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिमंडल को फोन करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को फोन करेगा, और फोन के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि अब फोन करने से काम नहीं चलेगा। आपको लिखित मंत्रिमंडल का लिखित लेटर यदि राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होगा, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और मान लेते हैं कि मंत्रिमंडल नहीं है, तो लोकसभा क्या है? लोकसभा भंग है। यदि लोकसभा भंग है, लोकसभा यदि भंग है, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल का अनुमोदन कौन करेगी? वो करेगी भारत की राज्यसभा क्या करेगी? आपातकाल का अनुमोदन करेगी। आई बात समझ में? समझ में आई क्या? कहने का मतलब है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 352 में। इसके कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। लेकिन देखिए, आपातकाल कौन लगाएगा? आपातकाल लगाएगा भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके आधार पर? राष्ट्रपति लगाएगा लिखित परामर्श पर। लिखित परामर्श किसका? मंत्रिमंडल का जो लिखित लेटर मिलेगा किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या लगा देगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। लेकिन देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इससे पहले क्या फार्मूला था? इससे पहले फार्मूला यह था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फोन करता था, और फोन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती थी। लेकिन हुआ क्या? 44वें संविधान संशोधन द्वारा फोन का फार्मूला बंद कर दिया, और अब क्या कर दिया? अब मंत्रिमंडल का लिखित लेटर यदि राष्ट्रपति को मिलता है, उसी लेटर के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था अपना राष्ट्रीय आपातकाल।
और देखिए जब ऐसी कंडीशन में जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है और लोकसभा भंग है, लोकसभा क्या है भंग है, तो लोकसभा काम कौन करेगी, वो करेगी उस समय कौन, राज्यसभा। तो राज्यसभा लोकसभा को भंग करने का कार्य करेगी। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण शक्ति है, अपन ने तीन पढ़ ली है। अब है राज्यसभा की एक और विशेष शक्ति है और वो देखिए क्या है, वो है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। अब देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये संकल्प प्रस्ताव केवल और केवल कहां पर रखा जाता है, ये संकल्प प्रस्ताव केवल और केवल भारत की राज्यसभा में रखा जाता है। और राज्यसभा में दो के बहुमत से क्या करे, राज्यसभा उसका अनुमोदन करे और बाद में क्या करे, बाद में लोकसभा क्या करे, लोकसभा साधारण बहुमत से, यानी कि लोकसभा साधारण बहुमत से उसको वेरीफाई करे। यदि यहाँ से लोकसभा उसको साधारण बहुमत से वेरीफाई कर देती है, उसको प्रमाणित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान है उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। तो ये है संकल्प प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, भारत की राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए, 2 के बहुमत होना चाहिए। फिर इसके बाद लोकसभा क्या करे, साधारण बहुमत करे। तो ऐसी स्थिति में मूल रूप से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ। मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें और जय हिंद, वंदे मातरम।